और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं और सहयोगी दलों के नेताओं ने बिरला के नाम का समर्थन किया। इसके बाद बिरला को ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुन लिया गया। स्पीकर पद पर चुने जाने के बाद ओम बिरला को प्रधानमंत्री मोदी और नेता के विपक्ष राहुल गांधी आसन तक लेकर पहुंचे। पीएम मोदी ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर ओम बिरला को बधाई दी। कोटा से तीसरी बार सांसद ओम बिरला ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष का पद संभालकर इतिहास रचा है। इससे पहले बलराम जाखड़ 5 साल पूरे करने पर दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने थे। मोदी ने कहा कि विनम्रता के साथ चेहरे पर मीठी मुस्कान ओम बिरला की पहचान है। तो ओम बिरला ने स्पीकर का पद संभाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीकर ओम बिरला को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा कि आप विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। राहुल गांधी ने भी ओम बिरला को शुभकामनाएं दी। तो संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है। और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और इसके अलावा हमारे साथ हेमंत भाई गोयल भी जुड़े हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है हेमंत जी आपका। और सबसे पहले मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। राजस्थान के लिहाज से ये बड़ी बात है, दूसरी बार स्पीकर पद पर बैठे हैं ओम बिरला और ध्वनि मत से उन्हें लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। आज की एक बेहद सुंदर तस्वीर भी देखने को मिली सदन में, जब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ उन्हें कुर्सी तक छोड़ने वो गए थे। राजस्थान के लिए बहुत गौरव का पल है, मुबारक मौका है कि राजस्थान से कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बन गए हैं। तो निश्चित रूप से ये गौरव की बात है। और आज सदन के लिए दूसरी बड़ी घटना यह भी है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन उन्होंने बनना स्वीकार कर लिया और 10 साल बाद संसद को लीडर ऑफ ऑपोजिशन
मिला है, क्योंकि 10 साल से ये पद खाली था। तो निश्चित रूप से, और एक बात आप मान के चलिए, ये कांग्रेस को पूरी तरह से, ये तो सबको पता ही था, जो जिस तरह का नंबर गेम है उस हिसाब से ये तो निश्चित था कि ओम बिरला निर्वाचित भी होते। लेकिन अब चूंकि आम सहमति से वो बन गए, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का आभास हो गया था, और जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से जिस तरह का रिएक्शन आया था कि उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी जिस तरह से स्पीकर के लिए उन्होंने तय किया, उसमें उनसे राय नहीं ली गई, तो जिस तरह का उनका बयान आया उससे कांग्रेस को इस बात का आभास हो गया कि इंडी गठबंधन में निश्चित रूप से फूट उनको नजर आ रही है। तो वो जो एक उनकी फजीती होती इंडी गठबंधन की पहले मौके पर ही संसद में, उससे उन्हें कांग्रेस ने उनको उसने बचने का सोचा, और ओम बिरला आम सहमति से दोबारा स्पीकर बन गए। तो निश्चित रूप से ये गौरवशाली पल है, और राजस्थान के लिए तो खास तौर से गौरवशाली पल है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ओम बिरला बहुत ही व्यवहार कुशल है, मीठी मुस्कान उनकी है, और जिस तरह से वो बहुत विनम्रता के साथ पेश आते हैं, निश्चित रूप से ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। और तो नए सांसदों को और सभी को उनसे ये सीखने की भी आवश्यकता है कि किस तरह से विनम्र होकर सदन को चलाया जा सकता है। और जिस तरह से उन्होंने 5 साल में जो कीर्तिमान स्थापित किए, जिस तरह से सदन को चलाया, तो ये बीजेपी को भी बहुत जरूरी हो गया था कि ओम बिरला को दोबारा स्पीकर के पद पर आसीन करवाया जाए। और एक बात और स्पष्ट हो गई, बीजेपी पूरी तरह से, एनडीए गठबंधन पूरी तरह से ये स्पष्ट संकेत दे चुका है, ये मैसेजिंग देश में जा चुकी है कि दबाव की राजनीति एनडीए बीजेपी के नेता नहीं करेंगे। जो जैसा वो चाहते हैं, जिस तरह से वो देश को स्थिर सरकार देना चाहते हैं, जिस तरह से वो अपने एजेंडा को पूरा करना चाहते हैं, उस पर वो निश्चित रूप से कामयाब हो पाएंगे। तो निश्चित रूप से आज स्पीकर आम सहमति से बनना की बहुत बड़ी सफलता है, और कह सकते हैं कि वो पहली परीक्षा में बीजेपी और एनडीए गठबंधन पास हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत, जैसा कि संबोधन में अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, सुप्रिया सुले ने, सबने कहा है कि इस बार सस्पेंशन ना हो, विपक्ष की आवाज को दबने ना दिया जाए। इसके अलावा चिराग पासवान ने युवाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि युवाओं को मौका देना चाहिए। 17वीं लोकसभा में ऐसे बहुत आपने फैसले लिए हैं, बहुत मौके दिए हैं, तो उम्मीद इस बार युवाओं को लेकर चिराग पासवान ने जताई है। बिल्कुल, युवाओं को लेकर, और विपक्ष चाहता भी है। विपक्ष हालांकि एक तरीके से मत विभाजन की मांग उन्होंने नहीं की, जैसा कि हेमंत जी बता रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि आंकड़ा उनके पास नहीं है, और अगर वोटिंग होती तो शायद फिर जो है सारी तस्वीर भी निकलकर सामने आ जाती कि कितने उनके समर्थन में और कितने विपक्ष में होते। ये सारी बातें ये बताने के लिए काफी है कि एनडीए गठबंधन वहीं से शुरुआत करना चाहता है। मोदी वहीं से शुरुआत करना चाहते हैं जहां पे उन्होंने खत्म किया था। भले ही ये चर्चाएं हैं कि आंकड़ा नहीं है भाजपा के पास बहुमत का, लेकिन उसके बावजूद एनडीए गठबंधन मजबूत है, और किसी तरह की बार्गेनिंग की कोशिश की जाएगी, दबाव की पॉलिटिक्स की जाएगी, उसके आगे वो नहीं झुकेंगे। और फिर जो मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि जिस तरह की स्थितियां बनी है, डिप्टी स्पीकर का भी पद जो है वो शायद अब नहीं जाए इंडिया गठबंधन के पास, जिस तरह की परिस्थितियां हैं। लेकिन चिराग पासवान का मुद्दा, ये नीट का जो मुद्दा है, जो कहें बर्निंग इश्यू है देश भर में, उस पे इंडिया गठबंधन भी चाहेगा कि वो चर्चा करवाए, या फिर मणिपुर जैसा एक विषय जिस पे लगातार बात होती रही है। मोहन भागवत के बयान के बाद इस पे डिस्कशन खूब हुआ। हालांकि अमित शाह ने कानून व्यवस्था की जो समीक्षा की थी, उसमें मणिपुर को लेकर भी बात हुई कि कैसे वहां पे हालातों को सामान्य किया जाए। लेकिन शुरुआत में इंडिया गठबंधन चाहेगा कि इस तरह के मुद्दों पर चर्चा हो। हालांकि एनडीए अपनी तरफ से नहीं ये बात स्वीकार करे, नहीं करे सदन के भीतर। और ओम बिरला को चुनने की सबसे बड़ी वजह जो है वो पीएम मोदी की यही है कि पिछले 5 साल में एक उनके पास जो एक्सपीरियंस है एनडीए गठबंधन की सरकार के साथ, या विपक्ष के अधिकांश नेता जो हैं उनके साथ रहे हैं। कुछ एक घटनाओं को छोड़ दें, निलंबन की कार्रवाई का जो एक एपिसोड हुआ उसको छोड़ दें, तो सदन में कार्रवाई 5 साल बहुत अच्छी से चली, सुचारू ढंग से चली। अखिलेश यादव एक तंज कस रहे थे कि सदन की कार्रवाई जो है वो आपके इशारे पर चले, इसका उल्टा नहीं हो। यानी
आप मोदी के इशारे पर नहीं चले या फिर अमित शाह के इशारे पर नहीं चले, इस तरह की बात वो कहने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी ने एक जो मंशा जाहिर की है कि देश की आवाज जो है उनको उठाने का मौका भी मिले और किस तरीके से युवाओं के इशू को एड्रेस करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के पास भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अभी तक हमने देखा है कि वो बड़ी जिम्मेदारी से बचते रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पद स्वीकार किया है नेता प्रतिपक्ष का, सदन के भीतर राहुल गांधी का जो है आचरण भी, उनकी अभिव्यक्ति भी, किस तरह के इश्यू वो उठाते हैं और लगातार उठाते हैं। सदन के भीतर उनकी उपस्थिति पिछले लोकसभा में बहुत अच्छी नहीं थी, इस बार उनको रहना होगा और बहुत सारी ऐसी कमेटियों की जिम्मेदारियां भी उनके पास होंगी। तो राहुल गांधी पर भी सबकी नजरें रहने वाली हैं कि जिस तरह से वो एज ए लीडर ग्रो किए हैं, जिस तरीके से लगातार वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश भर में घूमे हैं और इंडिया गठबंधन ने उनके नेतृत्व में जिस तरीके से चुनाव लड़ा, एक अच्छा प्रदर्शन किया है। अब आगे सदन के भीतर वो किस तरीके से और अधिक विपक्ष की आवाज को बेहतर ढंग से उठाएंगे, ये सारी बातें हैं। लेकिन बड़ी बात जो राजस्थान के लिए कही जा रही है कि ओम बिरला का, पहली बात तो ये कि पीएम मोदी जब इस ओर इशारा कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि दूसरी बार किसी भी स्पीकर के लिए सांसद का चुनाव जीतना कितना बड़ा चैलेंज होता है, और ओम बिरला ने वो बाधा पार की। पिछले 5 साल का उनके पास अनुभव था। इस बार भाजपा के पास बहुमत नहीं था, एनडीए गठबंधन के पास मेजोरिटी थी, तो लिहाजा एक ऐसा अनुभवी स्पीकर उनको चाहिए था जो पूरी परिस्थितियों को अच्छे से जानता हो, पक्ष विपक्ष के नेताओं के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हों और उनके कक्ष में लोकसभा में अक्सर जो है विपक्ष के नेता ज्यादा बैठे हुए मिलेंगे उनके साथ चर्चा करते हुए, और सभी के साथ तारतम्यता उनकी जो है हमेशा कोशिश रही है। जो कोविड का हवाला दिया जा रहा था कि एक एक सांसद को उन्होंने फोन किया कि किसी तरह की परेशानी नहीं है, ये अपने आप में दर्शाता है कि वो सदन को साथ लेकर चलने के हमेशा से इच्छुक रहे हैं। ये अलग बात है कि सदन में पक्ष विपक्ष होता है, हंगामा होता है, बिल पर चर्चाएं होती हैं, वॉकआउट जैसी स्थिति भी बन जाती है, और विपक्ष चूंकि विपक्ष में है तो वो अपनी बात का पुरजोर तरीके से रखेंगे। ऐसे में कई बार सदन की मर्यादा अगर बाधित हो, आचरण मर्यादा के खिलाफ हो, तो फिर स्पीकर के तौर पर कठोर फैसले भी लेने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, हेमंत जी के पास चलेंगे। और जैसा कि सुशांत ने जिक्र किया, डिप्टी स्पीकर को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है और सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ रणनीति तैयार की जा सकती है? ये देखिए, अब तो ये बिल्कुल जाहिर हो चुका है कि डिप्टी स्पीकर का पद भी बीजेपी एनडीए के पास ही रहने वाला है। मुझे नहीं लगता कि अब वो कोई इंडी गठबंधन को वो पद मिल जाएगा, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का पद भी बहुत मायने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कई बार इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं जब सत्ता पक्ष कहीं संवैधानिक परिस्थितियों में फंसा हुआ नजर आता है, तो डिप्टी स्पीकर का पद भी उस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह का इस समय परिस्थिति संसद में बनी है, उस लिहाज से बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि डिप्टी स्पीकर का पद एनडी गठबंधन को जाए। तो ये आप निश्चित मान के चलिए। और दूसरा, अब चूंकि बीजेपी ने तो ये परीक्षा पास कर ली, अब तो परीक्षा राहुल गांधी की भी है। बहुत तरीके से हम देखें, अब ठीक है, आज हमने राहुल गांधी का एक बदला हुआ रूप देखा कि वो पैंट टी शर्ट से आज कुर्ते पजामे में नजर आए। लगा कि शायद वो एक मैच्योर्ड नेता के रूप में अपने आप को पेश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी उनके लिए बहुत सारी परीक्षाएं पास करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। उसके लिए फुल टाइम पर आपको नेता बनना पड़ता है। आप ये नहीं, बहुत सारी आप कमेटीज के आप मेंबर होते हैं, बहुत सारी कमेटीज की मीटिंग में आपको भाग लेना पड़ता है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष के नेता की होती है। तो उस लिहाज से ये बहुत बड़ी परीक्षा राहुल गांधी की कही जा सकती है। वो कितना इसमें खरा उतरते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जिस तरह से वो आते हैं चले जाते हैं, कोई बहुत सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर उनकी छवि अभी तक नहीं बन पाई है। अब ये बात अलग है कि जिस तरह से कांग्रेस ने ग्रो किया है, अब वो किन परिस्थितियों में ग्रो किया, किस तरह से ग्रो किया, लेकिन अभी तो उसका श्रेय पूरी तरह से राहुल गांधी को जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि और उस तरह से जिस तरह का कॉन्फिडेंस, फुल ऑन कॉन्फिडेंस इस समय कांग्रेस में और राहुल गांधी में नजर आ रहा है ना, वो निश्चित रूप से वो कितना उसको पचा पाते हैं, कितना उस कॉन्फिडेंस को वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। अगर वो पॉजिटिवली उस कॉन्फिडेंस को लेंगे तो निश्चित रूप से वो आगे भी परीक्षा में पास होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर उस कॉन्फिडेंस को उन्होंने नेगेटिव तौर पे लिया तो वो फिर हंगामा करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह का हंगामा
18वीं संसद के पहले सत्र के पहले दिन जिस तरह का हंगामा नजर आया, विपक्ष ने जिस तरह का हंगामा किया, वो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। इस तरह की परंपराएं संसद में हमारे देश में नहीं रही हैं, क्योंकि जब शपथ ग्रहण हो रहा होता है तो बहुत ही शालीन तरीके से पेश होना होता है, क्योंकि कोई बिल आने की बात नहीं थी, कोई मुद्दों पर बहस होने की बात नहीं थी, शपथ ग्रहण चल रहा था। उस समय नारेबाजी करना, हूटिंग करना, इस तरह के बर्ताव निश्चित रूप से कुछ शालीन नहीं कही जा सकते। लेकिन मैंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता और खासतौर से राहुल गांधी जिस तरह से कॉन्फिडेंस में लबालब नजर आ रहे हैं, और मैं इसको इस तरह से भी देखता हूं शिवानी जी कि मान लीजिए कोई एक एवरेज स्टूडेंट या 2 बार से जो फेल हो रहा था, वो अगर आप एवरेज मार्क्स के साथ पास हो जाता है तो वो जिस तरह का उसमें उद्दंडता आ जाती है, जिस तरह का उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो उसको नेगेटिव साइड में ले जाता है, उस तरह का कॉन्फिडेंस राहुल गांधी में नजर आ रहा है। लेकिन अगर वो संयम तरीके से, शालीन तरीके से और एक अच्छे गंभीर राजनेता के तौर पर अपने आप को पेश करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय उनके लिए स्वर्णिम काल बन सकता है। बिल्कुल सुशांत, देखिए ओम बिरला के व्यक्तित्व को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, उनके द्वारा जो जनहित में किए गए काम हैं उसको लेकर राजस्थान की जनता का प्यार उन्हें हमेशा मिलता रहा है, और प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनको लेकर किया है। देश भर में सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि आखिर स्पीकर कौन होगा, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह राजस्थान की जनता में था, और एक बार फिर से खुशी का माहौल जरूर देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल, कोटा से तस्वीरें आई हैं सेलिब्रेशन की, वहां पर लोगों ने खुशी जाहिर की। हालांकि अधिकांश जो उनके परिवार के लोग या पार्टी के जो नेता थे कोटा के, वो दिल्ली में हैं और वो कल रात से ही वहां पर चले गए थे। लेकिन आप ये समझिए कि अगर पीएम मोदी को सदन में ये बताने के लिए आंकड़े जो हैं उनके पास हैं, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि ओम बिरला ने किस तरह के महत्वपूर्ण काम किए हैं। और जो मोदी ने आज जिनका जिक्र किया, उनमें एक सुपोषित माँ अभियान था, जिसमें उन्होंने गर्भवती महिलाओं में पोषण की कमी को दूर करने के लिए उन्हें प्रतिमा पोषण किट उपलब्ध करवाई थी, और ये लंबे समय से अभियान चल रहा था। इससे एक कनेक्शन बना उन परिवारों के साथ उनका, और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे। इसके अलावा दिव्यांगजनों को संबल देने के लिए वो हमेशा से कोशिश करते रहे हैं जब से वो सांसद बने हैं। 3900 दिव्यांग और वरिष्ठ जनों को करीब 16 करोड़ रुपए के उपकरण अब तक वो भेंट कर चुके हैं, जो जानकारी हमारे पास है। इसके अलावा शीतल छांव एक अभियान उन्होंने चलाया था कि कैसे सड़क के किनारे जो मजदूर बैठकर काम करते हैं उनको छाते दिए जाएं, उनको छाया जो है उपलब्ध करवाई जाए, और इस तरह के अभियान उनके लगातार चलते रहे। इसी तरीके से एक चप्पल वितरण अभियान था। बहुत सामान्य सी, बेसिक सी बातें लगती हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास शायद चप्पल खरीदने के पैसे नहीं होते थे, उनके लिए उन्होंने पिछले 1 दशक से 10 सालों से एक अभियान चला रखा है, और हर वर्ष गर्मी के मौसम में इसी तरह का अभियान वो चलाते हैं। कंबल नीति एक अभियान है, सर्दी के मौसम में वो हमेशा कंबल वितरण का काम करते हैं। और इसी तरीके से टिफिन विद दीदी एक अभियान उन्होंने चलाया, जिसमें वो महिलाओं के साथ उनके साथ खाना खाते, उनको संवाद करते हुए उनकी समस्याओं से जुड़े रहे। किए गए ये जनहित में काम है, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में किया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए।